आज हम इंटीरियर ऑफ अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करेंगे। अर्थ का रेडियस है 6378 किलोमीटर और अर्थ के सेंटर तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। हमें डायरेक्ट जानकारी है वो बहुत कम मिलती है। हम इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हम पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो कुछ एविडेंस है, जैसे हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ सरफेस रॉक की बात करते हैं। इसके अलावा जो हमें कुछ डाटा, जिन्हें हम जियो फिजिकल डाटा कहते हैं, वो हमें अर्थक्वेक, हीट, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी से हमें मिलते हैं। उनसे हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो लैब एक्सपेरिमेंट है, और इस लैब एक्सपेरिमेंट में हम सरफेस रॉक और मिनरल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो नॉलेज है वो बढ़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो अर्थ के अलावा जो अदर प्लेनेट है उनके साथ हम अर्थ को कंपेयर करते हैं, सन, स्टार और मीटरॉइड है, इनसे हम अर्थ को कंपेयर करके हम इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी के कुछ मेथड है। हम यहाँ डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हम ड्रिलिंग, अगर हम बात करें जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ जो गोल्ड माइन है वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। यानी हम डायरेक्ट 3 से 4 किलोमीटर जाकर हम अर्थ के आंतरिक भागों की जानकारी सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक ही हमें मिलती है। उसके बाद जो गहराई है वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 मेजर प्रोजेक्ट है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेट ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ से भी हमें काफ़ी हद तक सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही हमें डायरेक्ट जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करें, सबसे जो डीपेस्ट ड्रिल है वो कोला एरिया में किया गया है, 12 किलोमीटर का, और ये जो कोला एरिया है वो आर्टिक ओशन में है। दूसरा डायरेक्ट जो मेथड है वो वोल्केनिक इरप्शन है। जब लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा है जब सरफेस पे आता है, जिसे हम लावा कह देते हैं, उस लावा के ठंडे होने पर हम उसकी जो लैब एनालाइज करते हैं, और उससे हमें काफ़ी हद तक उन मिनरल्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो अर्थ के इंटीरियर भाग में पाए जाते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में हम सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर। अगर हम बात करें गहराई के साथ जो है टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर जो रेट है वो हर जगह सेम नहीं है। अगर हम बात करें 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस एवरेज जो रेट माना जाता है कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम इसी रेट को हम स्थिर मान लें तो 10 जो किलोमीटर तक जो टेम्परेचर है वो लगभग 300 डिग्री हो जाना चाहिए, और 40 किलोमीटर तक टेम्परेचर 1200 डिग्री तक हो जाना चाहिए। लेकिन ये वेरी करता है। अगर हम बात करें 100 किलोमीटर तक, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर जो बढ़ने का जो रेट है वो 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। और अगर हम बात करें 300 किलोमीटर तक की बात करें तो ये चेंज हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाता है, और 300 किलोमीटर से गहरा जो एरिया है वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के दर से टेम्परेचर बढ़ता है। उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो हमारा सेंटर का जो टेम्परेचर, अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर, वो लगभग अप्रोक्स 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलता है। जो हाई टेम्परेचर होने का कुछ कारण हो सकते हैं, वो कारण है केमिकल रिएक्शन है और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उनकी वजह से जो अर्थ का इंटीरियर जो टेम्परेचर है वो हाई हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं प्रेशर, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है प्रेशर। अगर हम बात करें जो अर्थ के सेंटर का जो प्रेशर है वो सी लेवल से लगभग 3 से 4 मिलियन टाइम ज़्यादा माना जाता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो कोर पॉइंट है
अर्थ का वो प्लास्टिक स्टेज में हो सकता है, लेकिन प्रेशर की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की तरह ही है। तीसरा है इनडायरेक्ट मेथड है डेंसिटी। अगर हम बात करें जो अर्थ का जो सेंटर है वो हैवी मटेरियल से बना हुआ है, तो जो अर्थ का जो कोर पॉइंट है, वो जो कोर पोर्शन है, वहाँ पर जो डेंसिटी है वो हमें हाई देखने को मिलती है। यहाँ पर हम अर्थ के लेयर की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, थिकनेस की बात करते हैं और कंपोजिशन की बात करते हैं। अगर हम अर्थ के लेयर की बात करें तो मेन यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन ही लेयर है। क्रस्ट को हम दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। और यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें, जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो 2.7 से लेकर 2.9 ग्राम पर क्यूब जो सेंटीमीटर डेंसिटी है, और ओशनिक क्रस्ट है वो 3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर यहाँ पर डेंसिटी देखने को मिलती है। फिर आता है मेंटल, जिसको पारावार कहते हैं। फिर आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर की डेंसिटी हाई हो जाती है और यहाँ पर जो डेंसिटी है लगभग वो 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर यहाँ पर डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। अर्थक्वेक, अगर हम बात करें अर्थ के आंतरिक भागों की जानकारी के लिए जो भूकंप है वो एक महत्वपूर्ण एक स्रोत है, एक सोर्स है। अगर हम बात करें अर्थक्वेक होता क्या है, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का कांपना एक तरह से एक नेचुरल इवेंट है। और ये किस वजह से होता है, ये एनर्जी रिलीज होने से कंपन उत्पन्न होती है, और ये जो एनर्जी है वो वेव के रूप में जनरेट होती है। और ये वेव है वो सारी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ये वेव चलती है। अगर हम बात करें जहाँ जो पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और उसको हम हाइपोसेंटर के नाम से भी हम जानते हैं। जब ये एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो वो सबसे पहले जिस सरफेस पे वो पहुंचेगी उस पॉइंट को हम एपी सेंटर कहते हैं। और ये जो एपी सेंटर होता है वो फोकस के सबसे नियरेस्ट पॉइंट को माना जाता है। इस डायग्राम में यहाँ पर फोकस हाइपोसेंटर जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और सबसे पहले जिस जगह पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं उसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। अगर हम अर्थक्वेक वेव्स की बात करें, जितने भी हमारे भूकंप है वो लगभग लिथोस्फीयर में ही होते हैं, और लिथोस्फीयर की जो गहराई है वो हम अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर की गहराई तक मानते हैं। और अर्थक्वेक को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और अर्थक्वेक जब आ रहा होता है, बेसिकली दो टाइप की वेव जनरेट होती है। पहली होती है बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। अगर हम बात करें जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ पर सिर्फ जो बॉडी वेव है वही जनरेट होती है, और जो बॉडी वेव है वो बाद में सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट करती है और एक नई वेव जनरेट कर देगी। उस नई वेव को हम सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सिस्मोग्राफ के थ्रू जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर जो बॉडी वेव है वो दो टाइप की बताई गई है, पी और एस। अगर हम बात करें, पी वेव बहुत तेज़ गति से चलती है और सबसे पहले सरफेस पे पहुंचेगी, इसलिए इनको प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं। और जो पी वेव है वो साउंड वेव की तरह काम करती है और ये तीनों फॉर्म में ट्रैवल करती है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल तीनों में ही ट्रैवल करेगी। जो एस वेव है वो कुछ समय बाद सरफेस तक पहुँचती है, इसलिए इनको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। और जो एस वेव है वो ओनली सॉलिड है, जो मटेरियल में ही ट्रैवल करेगी। अगर हम बात करें, ये दोनों जो वेव है वो हमें स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझने में बहुत ही हेल्पफुल है। और जब बॉडी वेव जो अर्थ सरफेस पे जो रॉक है, जो चट्टानें हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करती है तो सरफेस वेव बनती है, और सरफेस वेव ही सबसे ज़्यादा जो विनाश करती है।
इस डायग्राम में हमने पी और एस वेव को दिखाया है। अगर हम बात करें जो एस वेव है वो 105 डिग्री के बाद यहाँ डिसअपेयर हो जाती है। सिर्फ अगर हम बात करें फोकस से अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ पी वेव ही पहुँच पाती है। लेकिन जो पी वेव की भी एक ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे डेंसिटी में चेंज आता है जो वेव है उनकी वेलोसिटी में भी चेंजेस आते हैं और उसमें कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है, उसमें कुछ परावर्तन भी होता है। तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो एंगल है अर्थ में बन रहा है फोकस से, वहाँ पर कोई भी हमें किसी प्रकार की जो सिस्मिक वेव हमें नहीं देखने को मिलती। तो इस एरिया को हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अर्थ की वेव है वो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा ही हम लोकेट करते हैं। और कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई वेव रिकॉर्ड नहीं होती, उन्हें हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं। जैसे वहाँ जो डायग्राम बनाया गया था वहाँ 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो एरिया है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई वेव रिकॉर्ड नहीं की गई, ऐसे एरिया को हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं। अगर हम इस अकॉर्डिंग बात करें अर्थ के लेयर की या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और जो क्रस्ट का जो एरिया है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लगभग क्या है ये 0.5 से लेकर 1% है। और अगर हम मास की बात करें तो लगभग 1% से भी कम अर्थ का मास जो क्रस्ट वाला एरिया है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो बहुत ही कम डेंसिटी होती है इस एरिया की, 2.7 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। और जो लगभग हाफ लगा लो जो हमारी एवरेज जो डेंसिटी है अर्थ की 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर के लगभग हाफ के बराबर है। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस है 5 से 30 किलोमीटर और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस है 50 से 70 किलोमीटर है। जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है उसको हम सियाल के नाम से जानते हैं। सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का शॉर्ट फॉर्म है। और जो ओशनिक क्रस्ट है उसे हम साइमा के नाम से जानते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। फिर है लिथोस्फीयर। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, जो लिथोस्फीयर है उसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक वेरी करता है। और लिथोस्फीयर में हम क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल को हम इंक्लूड करते हैं। अगर हम मेंटल की बात करते हैं लगभग 83% अर्थ वॉल्यूम है। और अगर मास की बात करें तो लगभग 67% मास है। और अगर हम डेप्थ की बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई इस लेयर की मिलती है। डेंसिटी है वह 2.9 से लेकर 3.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। और इस एरिया में आयरन और मैग्नीशियम हमें देखने को मिलता है। और लगभग 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिकॉन और 23% मैग्नीशियम इस जो पार्ट के जो एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। फिर है एस्थेनोस्फीयर जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। और अगर हम बात करें ये होता क्या है, जो मेंटल का अपर पोर्शन है उसे हम कहते हैं। और इसका अगर हम बात करें 80 से 200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और जो हमारे जितना वैल्कोनिक इरप्शन होता है वो इसी एरिया से होता है। और ये हम यूँ भी कह सकते हैं मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। तो एस्थेनोस्फीयर को हम मेन सोर्स ऑफ मैग्मा कहते हैं। जो हमारी जो प्लेट है वो इसी एरिया पर ही मूव करती है। फिर है आउटर कोर। आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर की जो मोटाई है वो है 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर के बीच में है। और आयरन और निकल मिक्स फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलता है। डेंसिटी है वो बढ़ जाती है 9.9 से लेकर 12.2 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर यहाँ पर डेंसिटी रहती है। और इस एरिया में टेम्परेचर भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 4400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें टेम्परेचर इस एरिया में देखने को मिलेगा।
अगर हम इनर कोर की बात करें, इनर कोर हमारा 5100 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है वो इनर कोर में आता है। यहाँ पर आयरन सबसे ज़्यादा पोर्शन आयरन का मिलता है, लगभग 80% जो भाग है वो आयरन से बना हुआ है, और कुछ पोर्शन यहाँ पर निकल के, इसलिए इसे नीफे के नाम से जानते हैं। डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसी एरिया की होती है, 12.6 से लेकर 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। और अगर हम अर्थ वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 16% ये हिस्सा है। और अर्थ मास की बात करें तो लगभग ये जो लेयर है वो लगभग 33% क्या है, जो अर्थ मास का ये जो लेयर है वो रहती है। और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर हमें टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर हम कुछ सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है जब वेव्स ट्रैवल कर रही होती है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं उसकी वेलोसिटी में, डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी में भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसी को हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। अगर हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में बनती है। जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में बनती है। रैपिडी जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में बनती है। और गुटनबर्ग है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर में जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यू हमें देखने को मिलता है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी हमें जो कोर पोर्शन है आउटर कोर और इनर कोर में हमें देखने को मिलेगी।